स्टार्ट हो गया। हेलो, पिछली क्लास में हम लोग हिस्टोरिकल मेटलिज्म पे थे, ऐतिहासिक भौतिकवाद पे। वो समझने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा हमारा जो अपना पढ़ने का पैटर्न है कि हम टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस को देख रहे हैं, क्योंकि जो आपसे सवाल आ रहे हैं, जैसे वो माइग्रेशन का क्वेश्चन आया को लॉकडाउन के पीरियड में, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि जो जिनका माइग्रेशन हुआ, जो धक्के खा करके वापस जा रहे हैं, तो क्या वो रिजर्व आर्मी का पार्ट हो गए? अगर वो रिजर्व आर्मी का पार्ट हो गए हैं तो वे लोग जो थे उनकी बार्गेनिंग पावर कमजोर हुई होगी, फिर उनकी यूज वैल्यू कम हुई होगी। अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमजोर हुआ होगा तो क्या पॉपुलराइजेशन या कंगालीकरण ये बढ़ा है? इस बार के सवाल को देखिएगा। आप लोग आया था लॉकडाउन के कारण जो माइग्रेशन, तो आप इस तरह के यहां से जो कॉन्सेप्ट्स थे, हम कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे और वहां पे लागू करेंगे। मार्क्स पे ये हमारी चौथी क्लास है। 4 से 5 क्लास एक थिंकर आपका लेगा, क्योंकि यूज इसका काफी है। तो हम लोग हिस्टोरिकल मेटलिज्म की बात कर रहे थे। हिस्टोरिकल मेटलिज्म में हम लोग जहां हमने समझा था, इसके पहले हम लोगों ने द थियरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट की बात की थी, और इसमें हमने उन कॉन्सेप्ट्स को समझा था कि कैसे पूंजीवाद जो है वो विकसित हो जाता है, कैपिटलिस्ट जो है वो, कैपिटलिज्म ने खुद को कैसे बढ़ाया है। और मार्क्स देखते हैं कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। एक्सप्लॉयटेशन के कारण सरप्लस वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं वो लोग, मुनाफा की ओर, लाभ की ओर प्रेरित हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीपति हैं। तो उनका मकसद है कि वो अपने सरप्लस वैल्यू को बढ़ाएंगे, अधिशेष मूल्य को बढ़ाएंगे, और जब सरप्लस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वो उसको फिर रीइन्वेस्ट, पुनर्निवेशित करने की कोशिश करेंगे, फिर उससे और प्रॉफिट कमाएंगे। ये साइकिल उनके दिमाग में है। तो जब इस मोटिवेशन के साथ कोई भी आदमी काम करेगा तो वो अपने सरप्लस वैल्यू को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा ही करेगा। तो मार्क्स जिस थीम को लेकर के चलते हैं वो वही टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू मेक प्रॉफिट। इट इज द रूट ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। मार्क्स सेज इट, मार्क्स कहते हैं इसको। तो जो टेंडेंसी है, जो हमारी मनोवृत्ति है, जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉफिट है, ये सबसे बड़ा खतरा है। और उससे वो हम लोगों ने, चूंकि हम थोड़ा उल्टा करके पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको समझ में आ जाए, तो एक हमें कॉन्सेप्ट यहां पे मिल जाता है, यहां पे कि, है ना, प्रॉफिट मेकिंग, लाभ बनाना, लाभ का निर्माण, ये वाला हमें एक अवधारणा मिलती है। दूसरी एक, इस जब हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो हमने ये देखा कि वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे टिका हुआ है, निजी संपत्ति पे टिका हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट किसके लिए बना रहे हैं? खुद के लिए बना रहे हैं। कैपिटलिस्ट खुद के लिए बना रहे हैं, बुर्जुआ खुद के लिए बना रहे हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज इनहेरेंट इन द थियरी ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट। पूंजी के विकास में, या कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, या कैपिटलिज्म डेवलपमेंट, व्हाट यू आर वांट टू, है ना, यू कैन से। तो आप जो चाहें वो कह सकते हैं। और ये दो थीम है, प्रॉफिट, अब ये वर्ड्स हम पकड़ेंगे जब भी, और इसके साथ चूंकि यहां जब प्रॉफिट मेकिंग है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसके लिए री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पुनर्निवेश की जरूरत है, वही पैसा फिर से लगाया जाना चाहिए। तो मतलब दैट्स व्हाई, बिकॉज द प्रॉफिट मेकिंग इज ओरिएंटेशन, and for the profit making there is a need of reinvestment of capital. That's why there is a need of huge surplus value.
अगर लाभ के निर्माण की बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर हमको क्यों चाहिए? क्योंकि पुनर्निवेश करना है। पुनर्निवेश करना है तो सरप्लस वैल्यू, अधिशेष मूल्य ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो फिर से निवेशित होगा। तो मार्क्स इसीलिए बार बार जो जोर दे रहे हैं कि जब भी कोई कंपनी के आपको रियल प्रॉफिट को समझना है तो ट्राई टू सी द सरप्लस वैल्यू ऑफ द कंपनी। इफ यू वांट टू सी द सरप्लस वैल्यू ऑफ एनी कंपनी, ट्राई टू सी द इट्स एक्सपेंशन, उसके विस्तार को देखिए अगर आपको सरप्लस वैल्यू को समझना है। क्योंकि बैलेंस शीट में जब कोई कंपनी, मतलब अगर किसी कंपनी को आपको देखना है कि शोषण कितना, उसका सरप्लस वैल्यू है कितना है, तो उसके विस्तार को देखिए। इस चीज को मत देखिए कि उसने प्रॉफिट लाभ कितना बनाया है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में ही सिर्फ दिखेगा। सीए जो बनाएगा बैलेंस शीट, उसमें वो बैलेंस शीट में सिर्फ लाभ दिख रहा होता है। तो अगर आप इफ यू आर सीइंग ओनली द प्रॉफिट, यू कैन नॉट नो द एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन विच इज एग्जिस्टिंग इन द कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म में शोषण है, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे तो आप उसे कभी नहीं जान पाएंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इज द सुपरफिशियल, ये क्या है? सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सरप्लस वैल्यू। लाभ सतही प्रकटीकरण है, सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रहा है, ये एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। कंपनी के पूरे विस्तार को देखा जाना चाहिए इफ यू वांट नो द एक्सप्लॉयटेशन। तो प्रॉफिट मेकिंग, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति, ये दो शब्द बहुत थीम के साथ मार्क्स इसको लेकर के चलते हैं। इसलिए वो पूरे हिस्टोरिकल मेटलिज्म में जब यहां दिखाने की कोशिश करेंगे तो थीम को इन दोनों चीज पे ही लेके चलेंगे। अब पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये प्रॉफिट मेकिंग है, और पीपी जो है वो परचेजिंग पावर नहीं है, बल्कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो ये दो वर्ड पकड़ के हमको पूरे हिस्टोरिकल मेटलिज्म में चलना है। हमें कैसे अपना सेंस डेवलप करना है, इस चीज को बताने के लिए यही चीज दिखाएंगे कि ये क्या हो जाएगी एंड में आकर के, कि ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी द प्रॉफिट मेकिंग एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसका एक्यूमुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका संचयन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इस कारण से उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो मार्क्स बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्या वो चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो वो किस डायरेक्शन में होंगे, वो परिवर्तन आएंगे तो किस दिशा में जाएंगे, नहीं आएंगे तो किस दिशा में जाएंगे, है ना। ही इज ट्राइंग टू कंक्लूड, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें एक डायरेक्शन दे सकें, कुछ कंक्लूड कर सकें, कुछ हमें बता सकें। और इस चीज के लिए, इस पूरे अपने प्रोजेक्ट के लिए, ये प्रोजेक्ट मार्क्स हम इसको बोल सकते हैं। तो इवन मतलब आई वाज सीइंग द रिट्जर, मैं देख रहा था यार ऐसी किताबें कुछ खास नहीं लगा उसमें। मैं मार्क्स उसको एक बार देखा, आज थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की, हम उससे फार बेटर पढ़ रहे हैं। तो मैंने कभी बहुत ध्यान से देखा नहीं था उन सब किताबों को, देखा तो ऐसा ही है, काम चलाऊ है रिजर्व वगैरह। तो उसको पढ़िएगा मत। हम उस अगर वो बुक कहीं रखा होगा, कुछ होगा, तो उसके चैप्टर्स में कुछ टर्म्स अलग से वो मेंशन कर दे रहे हैं, उन टर्म्स को अलग से जोड़ देंगे, लिंकअप कर लेंगे। क्योंकि यूपीएससी क्या कर रही है कि कभी कभी टर्म से जो है शॉर्ट नोट्स पूछ ले रही है, तो वहां थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके लिए हम एक दो किताब और कुछ रेफरेंस में ले लेंगे। तो हमारा मकसद है कि लाभ और निजी संपत्ति को दिखाना है, पूंजीवाद के विकास में दिखाना है, और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिज्म आएगा, साम्यवाद आएगा, वो कैसी मतलब दशा है, कैसी कंडीशन है, मतलब एक्चुअली हाउ इट इज, मतलब वो कैसा सिस्टम है, तो कैसी व्यवस्था थी, वो हमें समझने की कोशिश करनी है। तो अब मार्क्स इस चीज को लेकर के कैसे बढ़ते हैं ये हमें समझना है। तो हम हीगल को ले लेते हैं, और हमने देखा कि मार्क्स ने हीगल और फ्यूरबाख को, दो लोगों को अगल बगल रख दिया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था,
और फिर मैंने ये भी बताया था कि हीगेलियन थॉट, हीगल वाले थॉट से क्या ले रहे थे, मार्क्स ले रहे थे कि जो हमारा जो सेंस का डेवलपमेंट है, अब हीगल असल में पूरा एक प्रोसेस बताते हैं, पूरी एक प्रक्रिया बताते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बस हम ऐसा समझ लें कि एक सेंस क्रिएटिविटी से शुरू करते हैं। तो सेंस क्रिएटिविटी जो है वो अभी उतनी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो बस इतना समझने की यहाँ पे हीगल पे कोशिश करनी है हमें कि जैसे हम कोई भी चीज़ जब सोच रहे हैं, कुछ भी चीज़ है, तो जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और मान लीजिए इस मोबाइल को देखा मैंने, इसको, या किसी भी चीज़, आप जब जाते हैं किसी फूल को देखते हैं, बाहर गए आप सड़क पे आपने कुछ भी देखा, तो आप असल में वो चीज़ हम कोशिश करते हैं कि है क्या, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारा माइंड हर अनजान चीज को समझ नहीं पाता है। तो ये सेंस क्रिएटिविटी है, सेंस क्रिएटिविटी है। हीगल ने ये टर्म यूज किया। संवेदना की रचना हो गई है, किसी सेंस की रचना हो गई। इसके बाद की स्टेज में क्या होता है, एक परसेप्शन बनता है धीरे धीरे। मतलब हम किसी चीज को कैसे देखते हैं और हमारा दिमाग उसको कैसे प्रोसेस करता है, ये वाला परसेप्शन बनाने लगते हैं। जैसे परसेप्शन में आप देखोगे, विकिपीडिया पे डाल दोगे तो ऐसे लिखा रहेगा, 9 लिखा रहेगा, एक आदमी इधर खड़ा रहेगा, इधर खड़ा रहेगा, तो ये देखेगा, ये देखेगा। तो कोई इसको 6 देखेगा, कोई 9 देखेगा, 6 देखेगा, कोई 9 देखेगा। तो जहां से आप खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं, हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं, परसेप्शन। हमारे परसेप्शन बन जाते हैं, फिर उन्हीं खाकों से हम चीजों को देखना समझना शुरू करते हैं। प्रत्यक्षण बोलते हैं हिंदी में। तो अब इसके बाद फिर क्या हो जाता है कि नहीं, ये अधूरा अधूरा सा ज्ञान है, इसके बाद भी रहेगा नहीं। फिर क्या हो जाता है कि हम और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमें खुद के सोचने के तरीके पे ध्यान देना है कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा परसेप्शन गलत हो, मेरा प्रत्यक्षण गलत हो, मैं चीजों को गलत निगाह से देख रहा हूँ। तो फिर हम दिमाग पे और जोर डालेंगे और सोचते हैं, ऐसे करके घंटों सोचेंगे, ऐसे करके सोचते रहेंगे, और दिन गुजरेंगे, कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन हम थिंक करते हैं चीजों के ऊपर कंसिस्टेंसी से। तो असल में ये जो सोच रहे हैं क्या है, तो ये फोर्स अंडरस्टैंडिंग है। फोर्स अंडरस्टैंडिंग, ये हीगल का टर्म है, हीगल ने यूज किया है कि आप उसको बल से जो है, फोर्स अंडरस्टैंडिंग, ताकत लगा करके थिंक करते हो, सोचते हो, क्योंकि आप सोचना चाहते हो, इसलिए आप सोच रहे हो। फिर जब फोर्स्ड अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो फिर क्या होता है कि फिर एक और सेंस बनता है, लेकिन ये हायर सेंस है, ये हायर सेंस है। अब क्या होता है कि जो पहले हमने देखा था वो एक सेंस क्रिएटिविटी थी, संवेदना की रचना थी, और अब वाला जो बना ये थोड़ा स्टैंडर्ड बना और हमारी समझ और बढ़ गई चीजों पे। तो जब समझ हमारी बढ़ गई, अब उस समझ के साथ हम क्या करते हैं, किसी सोशल बीइंग के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। जस्ट लाइक, इसीलिए फैमिली को बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं हीगल, क्योंकि परिवार में दो इस तरह की चेतनाएं मिलती हैं, जो इस पहले जिन्होंने सेंस क्रिएटिविटी किया, परसेप्शन, फिर फोर्स अंडरस्टैंडिंग की, दबाव दे के चीजों को सोचा समझा, दुनिया को जाना हुआ है लोगों ने। देखेंगे हम, ऐसा हमारा दिमाग, हमारी सोच समझ ऐसे ही विकसित होती है। फिर जब दो लोग हम मिल जाते हैं, हम दोस्त के साथ मिल जाएं, किसी और के साथ मिल जाएं, तो या कुछ और लोगों के साथ मिल जाएं, फैमिली यहां हटा देते हैं इस वर्ड को, तो जिससे आपकी समझ और दो लोगों को ले लीजिए खुद को। तो हम जब मिलते हैं या कुछ लोगों के साथ मिलते हैं, तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो एक चेतना फिर दूसरी चेतना, तो इसका ये तो मिट गए, इनको जिंदा कर देते हैं। इनकी कॉन्शियसनेस, इनकी चेतना, फिर इसकी चेतना, ये दोनों ये मिलने लगती हैं। लेकिन अब इसमें जो रिश्ता है ना, ये, क्योंकि उसके पहले भी हम सोच कैसे रहे थे, वो डायलेक्टिक फॉर्म में ही था। यहां पे भी डायलेक्टिक है, टकराहट है, द्वंद्वात्मकता है आपस की। अब अगर ये एक चेतना दूसरे को खत्म कर दे तो फिर वो अकेला बचेगा। अगर एक चेतना दूसरे चेतना का, ए वन कॉन्शियसनेस, इफ मतलब अगर वो दूसरे को मार देती है तो वो फिर अकेले बचेगी चेतना। तो फिर ये वाली चेतना जो है,
ये वाली चेतना पहली, और दूसरी चेतना असल में एक समझौता सा हो जाता है, एक मास्टर हो जाता है और एक स्लेव हो जाता है, एक दास हो जाता है, एक मास्टर हो जाता है। जो मास्टर का काम है चीजों को सोचना समझना है, और जो दास का काम है वो भौतिक जगत में उत्पादन करना है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में प्रोडक्शन करना है। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज द मेन कंसर्न ऑफ द स्लेव इन अ हीगेलियन थॉट। और मास्टर्स जो होते हैं वो थॉट दे रहे हैं, जैसे हम ये बेचारे विचारक, हम थिंकर्स को समझ सकते हैं कि वो जो किसी चीज पे रिसर्च R&D कर रहे हैं, तो जो R&D कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, वो मास्टर्स हो गए जो रिसर्च कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर मास्टर्स, और ये आप समझ लो ये हो गए बाकी स्लेव। द थियरिस्ट, बड़े सोशियोलॉजिस्ट, बड़े इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स, दे ऑल आर द मास्टर्स। और जो बाकी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चेतनाओं की लड़ाई में, कॉन्शियसनेस की फाइट में ये वाली जीती हुई होती है। अब ये वाला भी जो है एफर्ट करता है, अब इतने भी नहीं होता है, ये भी अपनी दुविधा में ही रहता है, धीरे धीरे लेजी हो जाता है, अपना काम कर रहा है, लेकिन एक हायर लेवल पे आता है। और फिर क्या हो जाता है, अभी भी इसमें सब्जेक्टिविटी है, धीरे धीरे इसकी सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी मिलने लगती है। किसी चीज को देखते समय जब अपने इमोशंस हो जाएं तब सब्जेक्टिविटी अगर जुड़ जाते हैं, और अगर इमोशंस नहीं जुड़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिविटी। तो जब सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी यहां मिलती है तब हीगल कहते हैं कि रीजन पैदा होता है। फिर ये रीजन अपने आप को और डेवलप करता है और इन्फिनिटी के साथ लिंक अप कर देता है। तो अब जो हीगेलियन डिजाइन है किसी चीज को कहने की, जो तरीका है, वो असल में वो एक इंटेलिजेंसिया को, बौद्धिकता को बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बहुत बहुत महत्व दे रहे हैं। असल में थीम ये है, बस इतनी सी है कि जो समझदार लोग हैं, जो सोच रहे हैं, विचारशील लोग हैं, द पीपल्स हु आर थिंकिंग, दे आर बेटर। तो जो मेंटल वर्क कर रहे हैं, दे आर बेटर। है ना, पीपल्स हु आर डूइंग मेंटल प्रोसेसिंग, दे आर बेटर। फोर्सफुली दे आर डूइंग दिस। तो इस तरह का है। तो अगर हम हीगल वाले दौर को बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये दौर असल में चेंज हो रहा है, दुनिया में नई तरह की इकोनॉमिक्स पैदा हो रही है। तो कौन बढ़िया है कौन खराब है, इसको लेके एक डिबेट है कि जो नए कैपिटलिस्ट आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री कर रहे हैं, वो बढ़िया है कि बड़े वाले लोग पहले बढ़िया हैं। वो दौर होता है, वैसी सोच बनाता है। तो हीगल उस तरह की चीजों को सोच रहे हैं। आपको ये रखना नहीं है, बस एक समझ रख लेनी है कि एक ये पैटर्न भी होता है कहने का, चीजों को देखने का ये नजरिया है। और एक तरफ फिर अब देखो, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब आई एम 100% करेक्ट, आई विल सर्च फॉर इट, और मैं करूंगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं बताऊंगा। मुझे जो समझ में आया है कि हीगल और मार्क्स का एक जो डिफरेंस ये है कि हीगल की जो समझ है ना, जो हीगल जिन लोगों को ध्यान में रख रहे हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को ध्यान में रख रहे हैं, और मार्क्स जो है वो अनपढ़ लोगों को ध्यान में रख रहे हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ थिंकिंग जो है ये उल्टी है। एक ये बहुत बड़ा दोनों की सोच में अंतर है। द हीगेलियन थॉट में जब हमने कहा कि कोई चीज हम सोचते हैं तो चेतना, द कॉन्शियसनेस, वो डिसाइड करती है हमारे अस्तित्व को, क्योंकि इनका कॉन्शियसनेस जो है बाकी दुनिया के एग्जिस्टेंस को बना रहा है। कोई पढ़ा लिखा आदमी है जो समझ दे रहा है, थियरी दे रहा है, डिजाइन दे रहा है, तो उसमें बाकी लोग काम कर रहे हैं। तो ऊपर आ गया वो जो सोचने समझने की ताकत है, कॉन्शियसनेस वाला पार्ट आ गया। मार्क्स की निगाह में आता है कि नहीं, बहुत इनइक्वालिटी है, बहुत असमानता है, देयर इज अ ह्यूज पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी है, पीपल्स आर सफरिंग टू मच, लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। तो फोकस पॉइंट ऑफ मार्क्स इज डिफरेंट फ्रॉम हीगल। दैट्स व्हाई अब आप ध्यान से देखो, एक तरफ अमीर को, ऊपर वाले को, पढ़े लिखे को रख दो, एक तरफ अनपढ़ को रख दो, और कोई यहां देखे और कोई यहां देखे, ठीक अपोजिट हो जाएगा।
यही कारण है कि मार्क्स जो है इस चीज को कहते हैं कि ये हीगल उल्टे खड़े थे, सीधा कर दिया। यही कारण है वो हीगल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। यही कारण है वो हीगल को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस ठीक है जो हीगल ने जिस तरीके से बताया, डायलेक्टिक ठीक है, देखने का इतिहास। अब अगर आपको विचारों के हिसाब से इतिहास को देखोगे कि कैसे कब कॉन्शियसनेस, कब रिसर्च हुई, कब नया शोध हुआ, नई मशीन आई, नई दुनिया, जब आप वैसे देखोगे, who was the scientist, who was the philosopher, who was the thinker, who was the historian and etc., who was the sociologist and economist too, if we मतलब prominent, actually prominent sociologist, prominent, अगर हम उस हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं तो ये हीगेलियन हिस्टोरी का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और अगर हम इसको पलट करके एग्जिस्टेंस को देखने लगे, गरीबी को देख लें, लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हु इज ओनिंग द प्रॉपर्टी, कौन ओन कर रहा है, एंड और कौन काम कर रहा है, किसको सैलरी मिल रही है, कौन प्रॉफिट ले रहा है, किसके पास तेजी से पैसा एकुमुलेट हो रहा है, ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है, किसके पास कम हो रहा है, मतलब इफ वी विल ट्राई टू सी इन सच ए मैनर, देन वी आर मार्क्सिस्ट। इट इज अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री एक्चुअली। ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है इतिहास का, अगर हम इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो। इन दोनों चीजों को लेकर के हमें बढ़ना है। तो हीगल और मार्क्स का यही रीजन है कि जब हीगल को लोग डेड डॉग कहते हैं तो वो उसको अपोज कर देते हैं कि नहीं नहीं, ही इज नॉट अ डेड डॉग, हीगल इज अ वेरी रेलिवेंट थिंकर। एंड यूपीएससी विल आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू, मतलब डेफिनेटली दे विल आस्क कि हीगल जो है वो जिस तरीके से हमें ऐसा लगता है वो इतने रेलिवेंट थिंकर नहीं थे मार्क्स की निगाह में। मतलब मार्क्स ने हीगल को क्यों फॉलो किया? तो अब मार्क्स जब बन रहे हैं तो वो फिर पूछेगा आपसे, तो आप उसका आंसर फिर यहां से निकलेगा। यहां से ऐसे भी निकल सकता है, यहां से ऐसे भी निकल सकता है। इवन जो हिस्ट्री हम, अब बताओ, अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे जो हम पेपर 2 में है हमारे पास पढ़ने के लिए, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, उसमें पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़नी होती है, उसका पर्सपेक्टिव यही है। अब मार्क्स उस जब दायरे के उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो स्कीम है वो और खतरनाक होने लगती है, और चलते कहीं से हैं, धीरे 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 बढ़ते 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 जब कुछ और चीज उनको दिखने लगती है, इवन इतनी वो पावरफुल चीजें हैं, वो उतनी मजबूती से दिखती हैं कि अब भी उस पे लिटरेचर लिखा जा रहा है। ये जो सबाल्टन वगैरह हम आजकल शब्द सुनते हैं, गुहा वगैरह का, तो ये सब भी जो है, ग्रामसी वगैरह को हम पढ़ेंगे कभी, देखेंगे थोड़ा बहुत, समझेंगे इसके साथ, वो सब भी सब मार्क्सवादी ही है, सब मार्क्स है ना, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो। अब हीगल क्या करते हैं, मार्क्स क्या करते हैं, हीगल जो है और फियरबाख है, फियरबाख कहते हैं कि गॉड का कोई मतलब नहीं है, गॉड नहीं होना चाहिए। आप बार बार जिस तरीके से चीजों को जोड़ दे रहे हो वो सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन का लेवल बहुत ज्यादा है। ये भी बढ़िया थिंकर हैं, लेकिन ये गॉड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ये कहते हैं कि अगर गॉड को रखेंगे आप, जैसे राम है, तो राम रखने से क्या होता है कि जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, एथिक्स को, मोरालिटी को, द नंबर ऑफ बिहेवियर्स, जो हम उनके नंबर ऑफ व्यवहार हैं उसको तुलना कर सके, क्योंकि उसका नाम पुरुषोत्तम रख दिया, पुरुषोत्तम रामा। तो व्हेन वी से द पुरुषोत्तम रामा, इट मीन्स मतलब देयर इज अ डायरेक्शन, एक हमारे पास चीज है, एक ऐसी चीज है, एक दिशा है, एक तुलना करने का, एक कंपैरेटिव स्टडी करने का कुछ है हमारे पास, कि हम अपनी पर्सनैलिटी को और अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को करें कि वो अच्छा था, पिता की बात को निभाया, वो गाना भी है कि पिता की वचन को निभाया जगत में, तो दिस एंड दैट। और अब
ये वाला जो हिस्सा होता है ये फियरबाग की थिंकिंग में है। मार्क्स फियरबाग से मेटलिस्टिक वर्ड को ले लेते हैं कि इंसान, हमारा जो डिस्कशन है वो इंसान की जिंदगी की असली दुनिया होनी चाहिए। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द रियल वर्ड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एंड ये फियरबाग कह रहे होते हैं कि इस पे डिस्कस करो, लेकिन वो गॉड को हल्का सा ले लेते हैं। मार्क्स गॉड को पूरी तरीके से नहीं लेते हैं, वो जीरो कर देते हैं, हटाओ उसको। और वो हीगेलियन इस तरीके से अप्रोच को ले लेते हैं, डायलेक्टिक को ले लेते हैं और हिस्टोरिकल मेथड को ले लेते हैं, जिसके थ्रू हम ये बता सकें कि आगे क्या होगा। और अच्छा, मार्क्सिस्ट राइटिंग में ऐसा नहीं होता कि जब हम बताना शुरू करते हैं कि ऐसा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी की जा रही है, बल्कि जब भविष्यवाणी की जाती है, जब प्रेडिक्शंस होते हैं ऐसे, तो उसका मकसद क्या होता है। जैसे अब AR देसाई ने अपनी बुक लिखी हुई है, पेपर 2 में हमें पढ़ना है, तो उसमें लिखते समय उन्होंने बताया कि सोशलिज्म इज द बेस्ट पॉसिबल फॉर द फ्री इंडिया। जो आजाद भारत 1947 में हो रहा है, उसके लिए समाजवादी मॉडल सबसे बेहतर मॉडल है, ये AR देसाई बताना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही रोट अ बुक। उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स लिखे और एक्सप्लॉयटेशन दिखाया, और दिखाया कि ज्यादा अच्छा मॉडल वो होगा अगर राज्य सरकार अपने हाथ में हर चीज को रखेगी और वही सारा काम करेगी, प्राइवेट को हिस्सा नहीं देगी। जब हम सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट बोलते हैं तो उसमें निजी संपत्ति नहीं होती। तो जब आप निजी संपत्ति हटा दोगे, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप हटा दोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दोगे, तो लाभ अपने आप खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट मेकिंग का बवाल ही खत्म हो जाएगा। न पुनर्निवेश होगा, री इन्वेस्टमेंट होगा, न सरप्लस वैल्यू होगी, अधिशेष मूल्य होगा, एंड सो ऑन। तो द साइकिल विल बी ब्रेक, और विल बी ब्रेक्ड, ये टूट जाएगी इफ यू कट द right to property. That's why the all Marxist thinking is always ये इस पे focused upon the eliminate the right to property. तो जब हम देखेंगे कि हमारा भारत का संविधान लिखा गया, उसमें फंडामेंटल राइट में हमने राइट टू प्रॉपर्टी रखा, लेकिन फिर हमारा मॉडल तो सोशलिस्ट था, और तो ये राइट टू प्रॉपर्टी उसको उल्टा कर रहा होता है, तो फिर हमने यहां से हटा दिया था समय कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट करके और पीछे रख दिया। अभी जब ग्लोबलाइजेशन का ये एरा है और ग्लोबल विलेज वगैरह बोलने लगे लोग इसको, कि दुनिया बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रही है, बहुत तेजी से एकीकरण हो रहा है, और मतलब वर्ल्ड इज इंटीग्रेटिंग फास्टर, तो जब इस तरीके से हम कुछ बोलना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है कि एक ये आया है कि इस दुनिया में इंसान की जगह कहाँ होगी, देयर विल बी एनी गवर्नमेंट और देयर विल बी नॉट, वी मतलब वी कैन नॉट से एक्चुअली व्हाट विल बी हैपन। तो क्या होगा हमको ये नहीं पता है, और हम ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो दुनिया है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ही चल रही है, क्योंकि FDI जैसे आया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज के, आई एम अप्लाइंग मार्क्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, एंड मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिए हैं। तो जो मैं अभी बता रहा हूं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मार्क्सिस्ट थिंकिंग, मतलब मार्क्स ने ये नहीं कहा था, बट वर्तमान समय में मार्क्सवादी विश्लेषण में इस चीजों को जोड़ा जा सकता है कि जब हम FDI की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो FDI की, जैसे अमेरिका से भारत में कोई आता है और कंपनी लगाता है, इफ समबडी, मतलब अगर कोई आदमी आता है, कोई इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्टमेंट करता है, तो गारंटी होनी चाहिए उसके राइट की, अदरवाइज वो नहीं आने वाला आपके पास, वो नहीं आएगा विदाउट गारंटी। एंड गारंटी क्या होगी, व्हाट विल बी, क्या हो सकती है, तो हम जब देखेंगे क्या हो सकती है, तो राइट टू प्रॉपर्टी ही हो सकती है। तो अभी जो डिमांड हो रही है वो ये हो रही है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फिर से फंडामेंटल राइट बनाया जाए। ये आज की दुनिया है। हम दो तरह के टर्म यूज करेंगे, एक सोशल डेमोक्रेसी, एक लिबरल डेमोक्रेसी, समाजवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र। बट बस मैं अभी एक सेकंड के लिए इसको बोलूंगा, फर्दर उस पर डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे। 1990 के पहले जो भारत था, 47 से लेकर 90 तक, फ्रॉम 1947 to 1990, India is a social democracy. India were a
सोशल डेमोक्रेसी। और फ्रॉम 1990 टू अभी तक है ना 2021 2022 वी आर ए लिबरल डेमोक्रेसी। अब हम उदारवादी लोकतंत्र हैं, ये अंतर है दोनों में। तो जब सोशल डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के साथ समाजवादी लोकतंत्र में जब राज्य ने सब कुछ सारा काम किया, लाइसेंस देता था, सब काम करने देता था, पुलिस बहुत मजबूत थी, हर जगह इंटरफेरेंस था, स्टेट जब सारा काम कर रहा था, सरकार सब कुछ कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी से करवा रही थी, एयर एंड जहाज भी वही उड़ाती थी, बस भी वही चलाती थी, मतलब गवर्नमेंट इज डूइंग मल्टीपल बिजनेसेस, तो वो कर रही थी। अब उसमें क्या हो जाता है कि इस कारण से हम ये वाला जो पार्ट है 1990 तक का है कि हम इसको क्या कहते हैं कि वी कॉल्ड इट सोशल डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद जब हमने ये लिबरलाइजेशन कर दिया, निजी को छोड़ दिया, हर आदमी काम करने लगा, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ गए, ग्लोबलाइजेशन जैसे एलपीजी का नारा दे दिया, तो ये लिबरल डेमोक्रेसी हो गई। तो 90 के बाद से हमने अपनाया हुआ है 1991 से, तो वो लिबरल डेमोक्रेसी है, उदारवादी लोकतंत्र है। लोकतंत्र के साथ जब उदारवाद जुड़ जाएगा और आपसे कोई लिबरल पूछेगा, अगर उदारवाद पूछता है तो 1991 से जो हमने अपनाया है, जहां हम आज हैं, जिस तरीके से निजी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के मोदी का विरोध होता है कि प्राइवेटाइजेशन तेजी से हो रहा है, ये बेसिकली लिबरल मॉडल है, यही लिबरलिज्म है। और ये भारत में हो रहा है क्योंकि हमने 1991 से ऑप्ट कर लिया था, वो तब से अब तक चल रहा है। तो अब हम यहां पे हैं कि हीगल पे थे, हीगल को हमने समझा, फियरबाख को थोड़ा सा समझा, और थोड़ा सा उस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा बता दिया कि थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स होके खुला होना चाहिए। तो अच्छा हाँ अभी भी तो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो ऐसा होगा। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी जड़ है, निजी संपत्ति समस्या की जड़ है, ये ठीक है। अब हीगल को हमने समझा, फियरबाख को थोड़ा सा समझा, नोट्स में लिखा भी हुआ है, दोनों को बगल बैठाते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लेते हैं, और फिर क्या करते हैं मार्क्स इसमें जो है ये क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे। अब क्लास स्ट्रगल का मार्क्स का सेंस ये नहीं है हमेशा कि मतलब दो ऐसे क्लास हैं जो तलवार लेके एक दूसरे से लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं और ऐसे जीत लेते हैं। नहीं, ये सेंस में वो कभी नहीं बात कर रहे हैं कि पूरी हिस्ट्री ऐसे स्ट्रगल से भरी पड़ी है। नहीं, हमारा ये मिसकंसेप्शन है। हम जब इस तरीके से देखने की शुरुआत कर देते हैं किसी चीज को, तो हम किसी भी थिंकर को अजीब तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, और जिसका वो हकदार नहीं होता है, वो रेस्पेक्ट का हकदार होता है। तो मार्क्स इसको बहुत ढीले ढाले तरीके से कहते हैं बाकी सारी स्टेज में। जब इतिहास को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 4 हिस्सों में, पहले वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोल देते हैं, नोट्स में आपके लिखा है, अभी हम उसको पढ़ते हैं। फिर एंशिएंट सोसाइटी बोल देते हैं, प्राचीन समाज बोल देते हैं। फिर मार्क्स जो है आगे आने के बाद फ्यूडल बोलते हैं, फ्यूडल सोसाइटी बोल देते हैं। फिर कैपिटलिस्ट अगली स्टेज बताते हैं, इसके बाद कम्युनिज्म की स्टेज बताते हैं। तो ये स्टेजेस की बात करते हैं। तो इसमें इनका मकसद ये है कि पहले जब डिवीजन ऑफ, और इन चीजों को दिखाने में वो डिवीजन ऑफ लेबर का ध्यान रखेंगे, श्रम विभाजन का रखेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हो रहा है। तो डिवीजन ऑफ, हम नेक्स्ट थिंकर पढ़ेंगे डरखाइम, उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर पे फोकस करना है। तो मार्क्स है ना, ऑल्सो फोकसिंग ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे सोसाइटी बड़ी होती जाती है, क्लास अलग तरीके से बनते जाते हैं। क्लास जब भी मार्क्स बोलते हैं वो सेंस बोलते हैं। थोड़ा सा एक जगह से, अब बात यह है कि देखो एक नई जगह बढ़ना है, चाहे वो उधर वाले पे बढ़ जाते चाहे इधर वाले, पहले इधर वाले पे बढ़ते हैं, फिर उधर को थोड़ा और समझा दूंगा, फिर यहां से लिंक अप करेंगे, क्योंकि वो एक साथ ही बढ़ रहा है, वो कैरी कर पाना मुश्किल हो जाएगा और उलझेगा। तो क्लास जब भी मार्क्स बोलेंगे तो उनका मतलब सब्जेक्टिव क्लास से है, ऑब्जेक्टिव क्लास से नहीं है। वो जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल है, कंटेम्परेरी है, मुझे लगता है 1806 वगैरह, 1873 ये वाला, 1806 टू 1873 या 78 ऐसे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जेएस मिल वगैरह ये लोग जिस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं उसमें जब हम क्लास की बात कर रहे हैं, जैसे आज जो हम बात करते हैं क्लास की, जैसे हमने बोला मिडिल क्लास, तो इकोनॉमिक्स में जब हमने मिडिल क्लास कहा तो मिडिल क्लास का मतलब हमारे लिए होता है कि वे लोग
जिनके पास मिडिल लेवल की परचेजिंग पावर है, जिनके पास मध्य स्तर की क्रय शक्ति है, तो हमने मध्य स्तर की क्रय शक्ति को मिडिल लेवल की, जैसे हमने क्लास बांट दिया, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। सारे प्रोडक्ट इसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। अब मिडिल क्लास नहीं है, मिडिल क्लासेस हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर के हिसाब से बहुत सारे उसमें ग्रुप हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या खरीद सकता है? फ्रिज खरीद सकता है, एसी खरीद सकता है, टीवी खरीद सकता है, कार खरीद सकता है। नहीं खरीद सकता है तो ईएमआई पे दे दो, अपनी तनख्वाह में धीरे 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 करता रहेगा और दुनिया प्रोडक्शन बनाती रहेगी। तो ये वाला जो सेंस है, ये इकोनॉमिक्स का सेंस है। मतलब सच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ये क्या है, ये है ना, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब बाय द इकोनॉमिस्ट है, इन इकोनॉमिस्ट व्यू है। सो जब मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, अपर क्लास की बात कर रहे हैं, तो ये परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति से देखा जा रहा है, क्या खरीदेगा क्या बेचेगा। मार्क्स कहते हैं कि इस टाइप, व्हेन इकोनॉमिस्ट टेल्स अबाउट द क्लासेस, एक्चुअली दे आर tells us about the objective classes. They are actually just a category. ये सिर्फ एक श्रेणी है। ये क्या है? एक वस्तुनिष्ठ वर्ग संरचना है, श्रेणी है। मतलब आपने खड़ा कर दिया लोगों को कि ये खरीदेंगे, और ये लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन इस कारण से क्या है कि जब ये ज्यादा हिस्सों में बटे रहते हैं तो कभी इसमें क्लास बन ही नहीं पाती है। क्लास स्ट्रगल के लिए जरूरी है, वर्ग संघर्ष के लिए जरूरी है कि जैसे दो लोग हैं, हम लोग हैं, या मैं हूं या कोई और है, तो अब दो लोग हैं लेकिन दोनों में पता ही नहीं तू कौन कि तू कौन, मैं तो नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। अब आप हम सोचें कि दोनों मिलेंगे एक दूसरे को मुक्का मार देंगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। पहले वो दुश्मनी होनी चाहिए और वो खानदान की होनी चाहिए, और फिर तब नाक तोड़ने का काम होता है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो क्लास स्ट्रगल में क्लास के लिए पहले क्लास एंटागोनिज्म होना चाहिए, मतलब उसमें नफरत होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए, नफरत होनी चाहिए। तो तभी होगा जब ये सारे लोग जो रह रहे हैं, मान लो मिडिल क्लास वाले, ये मिल करके खुद को एक क्लास समझेंगे, तो क्लास फॉर इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और यहां भी ये क्लास इन इटसेल्फ है। तो जब इकोनॉमिक्स वाली कैटेगरी में हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था की श्रेणियों में देखते हैं, तो अपने आप में वर्ग होते हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। और जब ये इसमें जुड़े होते हैं तो ये क्लास फॉर इटसेल्फ होते हैं, क्योंकि मार्क्स का कहना है कि जो क्लास कॉन्शियसनेस जो है, क्लास कॉन्शियसनेस वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमें ये फील ही नहीं हम सब एक हैं, एक जुड़ाव होना चाहिए भावनाओं का, अपने हितों का, द यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट, द अवेयरनेस ऑफ इंटरेस्ट इज द क्लास कॉन्शियसनेस। मतलब हम एक वर्ग हैं, हम एक जाति के लोग हैं, हम एक धर्म के लोग हैं, ये हमारे हित हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, हमारा शोषण नहीं हो रहा। इस तरह के थॉट जब सामूहिक रूप से आते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये क्लास फॉर इटसेल्फ बन गए हैं। इस तरह मार्क्स की राइटिंग में, इस वाले में जो प्राचीन आदिम साम्यवाद है, द प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, और एंशियंट सोसाइटी है, और एक एशियाटिक सोसाइटी की बात भी करते हैं, भारत जैसे समाजों की बात भी करते हैं, तो वो अलग तरीके से करते हैं उसका, और फ्यूडल है और कैपिटलिस्ट है। तो इन सब में जो वो क्लास दिखाते हैं उसमें उतना क्लास स्ट्रगल उतना बहुत गहरा नहीं होता, बहुत इंटेंस नहीं है, वर्ग संघर्ष गहरा नहीं है, क्लास स्ट्रगल इंटेंस नहीं है इन तीन के बीच में। लेकिन कैपिटलिज्म में ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठीक है, नीचे सब में प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, प्रिमिटिव में नहीं है। वो नहीं मानते कि प्रिमिटिव में, प्राचीन आदिम साम्यवाद में निजी संपत्ति जैसी कोई चीज थी, वो इस चीज से इनकार कर देते हैं मार्क्स। लेकिन बाकी सब में मानते हैं। लेकिन ये प्राचीन और सामंत में ये मानते हैं कि इसमें जो
उत्पादन है, जो जमीन पे हक है, जो मालिकाना है, जो मालिकाना हक है, जो लैंडलॉर्डशिप है, जो ओनरशिप है, इट इज फॉर द, मतलब ये क्या है, फॉर द हैप्पीनेस है, फॉर द जॉयनेस है, खुशी के लिए है, आनंद के लिए है, मजे के लिए लोगों ने जमीनों पे किया। अब वो जमींदार को याद कर लो जो